हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के पी 360। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग का जो आइडम एंड फ्रेजेस का जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 है, जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्त, आपसे एक शिकायत है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे क्या होता है ना कि हमको एक मोटिवेशन अंदर से ये होता है, और बेहतरीन आप लोग के एक काम करने का मज़ा आता है। ठीक है ना? तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ये दबा कर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आपके लिए। ठीक है? तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन को। ठीक है, चलिए। पहला जो अभी है हम लोग के पास क्या है, एसिड टेस्ट। ठीक है, पहला आइटम क्या है, एसिड टेस्ट। तो एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ जो होता है, जैसे एक होता है ना कि ये मेरे लिए बहुत कठिन परीक्षा है ना, बहुत कठिन परीक्षा है। ठीक है, इसको देखो कैसे हम पास करते हैं, बहुत कठिन चीज़ है मेरे लिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट आइडम फ्रेज में। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कठिन परीक्षा लिख लीजिए। और इसका बात करें इंग्लिश मीनिंग का, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है ये देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग में क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टेस्ट, डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट टेस्ट। ठीक है, देखिए अगर इसको टेक्निक से याद करें हम लोग, तो एसिड जो होता है वो बहुत टफ चीज़ होता है। एसिड जो लिक्विड होता है वो बहुत टफ चीज़ होता है, इसलिए। और टेस्ट का साथ हम समझ रहे हैं, टेस्ट मतलब हम लोग का क्या, कोई भी टेस्ट हम लोग जो देते हैं, तो ये एसिड क्या होता है, एक टफ लिक्विड होता है। और टेस्ट इसमें लगा दीजिए तो ये टफ यानी कठिन परीक्षा। ठीक है, अब इसका इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे हम इसको पुट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि कोई भी, जैसे आजकल एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, वो फेयर नहीं हो रहा है, यानी कि कदाचार मुक्त नहीं हो रहा है। चाहे वो एसएससी हो या बिहार का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, वो क्या हो रहा है, फेयर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, द परसेप्शन द परसेप्शन ऑफ फेयरनेस फेयरनेस इज द एसिड टेस्ट। ये एसिड टेस्ट हमारा आइटम हो गया। ठीक है, इसको हम यूज़ कर दिए फॉर, किसके लिए, फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी ये हो गया हम लोग का मतलब कि जो निष्पक्षता है, जो निष्पक्षता है उसका जो मत है, या फिर इसको, इसका मतलब क्या होता है, परसेप्शन का मतलब ये होता है, या लिख लीजिए इसको, मत बोलिए या फिर इसको आप बोल लीजिए धारणा। ठीक है, धारणा जो हम लोग देते हैं वो धारणा नहीं, ये हो गया, ये हो गया जो हम लोग का ये जो फेयरनेस का जो ये है, वो डेमोक्रेसी के लिए क्या है, एक कठिन परीक्षा, यानी कि डिफ़िकल्ट टेस्ट हो गया है, बहुत चैलेंजिंग वर्क हो गया है। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, लोकतंत्र के लिए। उसी तरीक़े से अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर में हम लोग का क्या है, अक्रॉस द बोर्ड। ठीक, अक्रॉस द बोर्ड। क्रॉस द बोर्ड का मतलब क्या होता है, एक क्रॉस, पहले अच्छा से इसको समझिए, एक क्रॉस द बोर्ड है ना, इसका मतलब होता है ना, जैसे कि सभी को एक समान। ठीक है, सभी के लिए एक समान। ठीक है, इक्वल फॉर, सभी के लिए एक समान, इसका हिंदी भी लिखना पड़ेगा, चलिए हम लिख देते हैं। ठीक है, सभी, सभी को एक समान। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, इक्वल फॉर
व्हाट एवरी वन, ठीक है, इक्वल फॉर एवरी वन, सबके लिए बराबर, ठीक है। इसको याद करने का एक टेक्निक है अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है। बहुत में अगर टेक्निक लग जा रहा है उस टेक्निक को हम बता दे रहे हैं, अगर टेक्निक नहीं लग रहा है तो इसको आप रट लीजिए। बहुत ऐसा कमी वर्ड होगा या आइटम होगा जिसमें टेक्निक नहीं मिलेगा, जनरली में टेक्निक मिल ही जाता है, ठीक है। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब ये हो गया, सपोज दैट हम अभी बोर्ड पे अब टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बोर्ड पे टीचिंग कर रहे हैं तो ये मान के चलिए अक्रॉस द बोर्ड हमारे, जब हम बोर्ड पे टीचिंग करें तो हमारे लिए सब लोग क्या है, इक्वल है। सब लोग हमारे लिए क्या है, इक्वल है। एवरी वन इक्वल फॉर मी, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कैसे लेंगे, जैसे सपोज दैट हम मान लीजिए कि सभी को एक समान, ठीक है। इसको अगर हम लोग सेंटेंस में यूज़ करते हैं, किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी सपोज दैट हम लोग जॉब करते हैं, जॉब में हम लोग का जो प्रमोशन होता है, उसका जो प्रमोशन में जो क्राइटेरिया होता है, ग्रांट होता है, वो सभी के लिए क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में जितना भी प्रोसेस होता है वो सभी के लिए क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग लेते हैं इस पे एक एग्जांपल, द promotion were granted, granted वो क्या था, across the board, है ना। जो परमिशन, जो प्रमोशन के लिए जो ग्रांट हुआ था, ठीक है, कोई भी नोटिस या कुछ भी, वो सभी के लिए क्या था, बराबर था, इक्वल था, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं, और वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो फ्रेंड्स आप इसको 2x2 पे करके देखिए, उससे होगा क्या कि आप वीडियो को अच्छे से समझ के और फास्टली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्ट ऑन द स्क्वायर। आप लोग कल के वीडियो में, पिछला वीडियो में आप देखे होइएगा जहाँ स्क्वायर मिला होगा आपको, स्क्वायर डील, स्क्वायर डील मिला था ना। स्क्वायर अगर कहीं भी आता है तो स्क्वायर का मतलब ही होता है, क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी, ईमानदारी से रिलेटेड होगा। जहाँ भी अगर स्क्वायर आता है वो क्या होगा, ईमानदारी से रिलेटेड वहाँ पे आइटम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर आ गया ना, एक्ट ऑन द स्क्वायर, जैसे कि हम अभी आपको दिखा देते हैं, कल का क्लास भी मेरे पास अवेलेबल होगा। कल का क्लास में हम दिखाते हैं स्क्वायर कहाँ पे आता है, ठीक है। ये तो हो गया चिल हिल एव पार स्टैंडिंग जॉक स्क्वायर डील, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया था स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या, ईमानदारी से रिलेटेड है। उसी तरीक़े से आज स्क्वायर डील है। आज का जो टॉपिक है हम लोग का क्या है, एक टॉन स्क्वायर, वो भी क्या होगा, स्क्वायर है। तो स्क्वायर से रिलेटेड अब एक ट्रिक बताया अभी आपको, स्क्वायर से रिलेटेड जब भी आएगा वो समझिए ईमानदारी से रिलेटेड कोई ना कोई इसका आइटम बनेगा, ठीक है। ये एक शॉर्टकट टेक्निक है, इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए इसका मतलब क्या होगा, ईमानदारी, ईमानदारी पूर्ण, जैसे कोई भी काम हम लोग करते हैं उसको ईमानदारी से उस काम को हम लोग करते हैं, वही होता है एक्ट ऑन द स्क्वायर। उसका मतलब क्या होगा, एक्ट ऑन द, ईमानदारी पूर्ण काम करना, ठीक है। कोई भी काम को हम लोग क्या ईमानदारी से करना चाहिए भी, ताकि उस काम में मज़ा भी आता है अगर किसी काम को ईमानदारी से कीजिए तो, ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, क्या होगा, ये तो आसान है, डूइंग वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, सपोज दैट बहुत किसी को ईमानदारी से जो काम कर रहा है वो व्यक्ति उसको पसंद आता है, ठीक है। तो हम लोग किसी व्यक्ति को नहीं लेकर के हम लोग राम को ही ले लेते हैं, जनरली नेम होता है राम। राम कैन
ऑलवेज बी ट्रस्टेड, ऑलवेज बी ट्रस्टेड टू, यहाँ पे हम लोग अपना आइटम डाल देंगे, एक्ट ऑन द स्क्वायर, एक्ट ऑन द स्क्वायर, ये हमारा हो गया आइटम। ठीक है, यानी कि जो राम को हमेशा किस पे विश्वास होता है, जो ईमानदारी से काम करता है उस पे राम को हमेशा से विश्वास रहता है, और वो राम जो है विश्वास करता है और करना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ऐड फ्यूल टू द फायर। ये सेंटेंस से ही पता चल रहा है कितना मज़ेदार है। ऐड फ्यूल, ठीक है, ऐड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो है, एक तो आग पहले से जल रहा है, इसका टेक्निक क्या है, स्क्वायर डील कर, हम आपको टेक्निक अभी बताए, एक टन स्क्वायर का उसका टेक्निक बताया, जहाँ स्क्वायर है वहाँ ईमानदारी रिलेटेड होगा, ईमानदारी से। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है, इसमें तो ऑलरेडी सेंटेंस से ही पता चल रहा है, ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी कि जो आग पहले से जल रहा है उसमें फ्यूल डाल दिए, यानी तेल डाल दिए। ठीक है, या आग जल रहा है उसमें हम पहले से, आग जो जल ही रहा है उसमें हम फिर से क्या किए, तेल को डाल दिए, पेट्रोल डाल दिए, डीजल डाल दिए, वो क्या और ज़्यादा ज्वलन मुद्दा हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो आग में घी डालना जिसको बोलते हैं ना गांव में, इसको आग में घी डालना बोलते हैं, इसका यानी भड़काना। ठीक है, भड़काना, भड़काना को इंग्लिश में क्या होता है, इससे दो चीज़ हो रहा है आपका, एंटो साइनो सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, जैसे प्रोवोक, प्रोवोक आ जाएगा, क्या होता है, भड़काना, प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब क्या हो जाता है, भड़काना। ठीक है, अब जैसे कि होता है ना, कोई कोई मुद्दा को कोई कोई भड़का देता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसके एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई पिक्चर है, जो पिक्चर होता है ना कि कोई तस्वीर मेरे पास ऐसा है जो कि हम उसको दिखा देंगे तो वो भड़क जाएगा। ठीक है, तो कोई पिक्चर, कोई फ़ोटो भी ऐसा होता है जो किसी को भड़काने के लिए काफ़ी होता है। सपोज दैट आपका बचपन का फ़ोटो है, तो ऐसा उल्टा पुल्टा फ़ोटो है, आपको दिखा दिया जाए तो आप जाहिर सी बात है भड़क जाइएगा। तो उसी पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, द पिक्चर, पिक्चर विल वनली, ये पिक्चर ही काफ़ी है आपको भड़काने के लिए। ठीक है, ओनली ऐड, ये आपका फिर आइटम आ गया, फ्यूल टू द फायर। ठीक है, फायर या फ्लेम भी आ सकता है। ठीक है, मॉर्निंग की क्लास देखिएगा, बहुत बार होता है ना, ऐड को हटा देगा, फ्यूल टू द फायर दे देगा। तो ये सब अच्छा से जब पढ़िएगा तो ये दे ना दे इतना दे देता है, पता चल जाता है। ठीक है, उस तरीक़ा से अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मज़ा आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक आप लोग नहीं करते ना सब्सक्राइब करते हैं, यही थोड़ा सा बड़ा दुख होता है। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आपके लिए हम, तो प्लीज़ ये सब ना कीजिए, इतना मज़ेदार वीडियो है। आप सब जगह देखिएगा आपको आइटम रटाया जाता होगा, बट इस तरीक़ा के एग्जाम्पल के साथ में बस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ से कॉपी करके अदर जगह लिया जाए वो अलग बात है, बट फर्स्ट बार ये आपको यहीं मिलेगा, जो इसको एक्सप्लेनेशन के साथ विथ एग्जाम्पल विथ इंग्लिश मीनिंग आपको अभी फ़िलहाल कोई नहीं लाया है। ठीक है, और आप देख लीजिएगा, आप करिए, आपका ए सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आइटम का ए सेक्शन हम लोग का संडे मंडे को कंप्लीट होगा, और हम आपको एकदम विश्वास दिलाते हैं इससे बाहर नहीं आएगा। आप ए वाला कर लीजिए, ए वाला करने के बाद आप कोई भी टेस्ट लगाइए, देखिएगा आपका ए से जितना भी आइटम आएगा वो 99% बन जाएगा। ठीक है, मंडे तक वेट कीजिए, ए वाला आइटम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप कहीं टेस्ट लगा कर देखिएगा। चलिए, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जैसे होता है ना जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, एक तो इसका देखिए टेक्निक देखिए, ऐड इंसल्ट, एक तो आप इंसल्ट किए किसमें, इंजरी, जब वो इंजरी था, एक तो ऑलरेडी वो पहले से इंजर था, उसमें आप उसको इंसल्ट कर दिए। एक टेक्निक है, ये ट्रिक बता रहे हैं हम। ठीक है, इसका मीनिंग अलग होगा, बस हम आपको ट्रिक बता रहे हैं पकड़ने का। एक तो वो ऑलरेडी पहले से इंजर्ड था, इंजरी था, और आप उस पर क्या कर दिए, उसको इंसल्ट कर दिए,
तो वो क्या हो गया, यानी कि आप पहले से जो घायल था उसको और आप क्या कर दिए, दुखी कर दिए, यानी कि आप जले पर क्या कर दिए, जले पर नमक डालना या फिर छिड़कना, चलिए अपना भाषा है छिड़कना, इसी को डालते हैं, जले पे क्या कर देना, नमक छिड़क देना। ठीक है, अब देखिए अब इसका इंग्लिश क्या होगा, ये तोड़ तोड़ करके हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रखने में जो है ये कंफर्ट हुई है याद रखने में। ठीक है, ऐसे मुहावरा टाइप से बताएंगे तो आप याद जल्दी से नहीं कर पाइएगा। ऐसे हो रहा है क्या कि इसका मीनिंग से, इसके जैसे इंसल्ट के मीनिंग से, इंजरी के मीनिंग से आप एक टेक्निक के तौर पे याद कर पा रहे हैं, इसलिए जल्दी से याद होगा और मेमोराइज लंबा समय तक होगा। ठीक है, अब इसका हम सपोज दैट कोई प्लान होता है, ठीक है, जैसे कोई प्लान, सॉरी इसका पहले हम हिंदी के मीनिंग लिख देते हैं, इंग्लिश मीनिंग। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, मेक मेक द सिचुएशन वर्स। ठीक है, यानी कि एक तो पहले से गड़बड़ था, फिर आप उसको और गड़बड़ कर दिए, इसका मतलब ये हुआ सिचुएशन पहले से जो गड़बड़ था उसको आप और गड़बड़ बना दिए। ठीक है, तब इसको जैसे कोई भी होता है ना, कोई भी प्लान होता है, जैसे कि पहले से ऑलरेडी किसान दुखी चल रहे हैं, उसमें एक और आप बिल ला दीजिए तो और क्या हो जाएगा, और फायर हो जाएंगे, यानी आप जले पे नमक छिड़क दिए उसमें। ठीक है, तो जैसे कोई भी प्लान, सच अ प्लान, ठीक है, सच अ प्लान कुड, इसके बाद में एड इंसल्ट टू इंजरी, फिर इसको ब्रैकेट में, एग्ज़ाम में भी आपको ऐसा ही लिखना है, ब्रैकेट में इसको कर देना ताकि ये एग्ज़ाम जो कॉपी चेक करे आपको उसको पता चल जाए कि हाँ आपका यूज सेंटेंस में हो चुका है, इंजरी। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, जैसे कि क्या हुआ, सच अ प्लान कुड ऐड अ, क्या हुआ, इंजरी, उसके बाद में इंजरी, तो वो क्या करेगा, एंड अफेक्ट, वो बहुत सारे, अफेक्ट thousands of families। इन द रीजन। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्लान है, ठीक है, जो कि जले पे क्या कर रहा है, नमक छिड़क रहा है और उससे प्रभावित कर रहा है हजार फैमिली को एक स्पेसिफिक रीजन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग का आता है नेक्स्ट, आफ्टर वंस ओन हर्ट, का मतलब ये होता है, आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं समान, जैसे कि आपका विचार और आपका दोस्त का विचार, आपके महिला मित्र का विचार आपसे क्या होता हो, मिलता जुलता हो, तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो इसको आप समान बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में ये लिख लीजिए, हैविंग हैविंग द सेम ओपिनियन, आपका ओपिनियन और आपके महिला मित्र का ओपिनियन क्या हो, मिलता जुलता हो। ठीक है, और इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल कैसे लेंगे, जैसे सपोज दैट सी सी इज अ वुमेन। ठीक है, और इसको आप आइडम में यूज कर लीजिए, आफ्टर वंस ओन हर्ट। ठीक है,
इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वुमेन है, इनका जो बिहेवियर है या इनका जो ओपिनियन है वो क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। अब कंपेयर कर लीजिए खुद से भी, आपसे समान होता हो, जो आप ओपिनियन बताते हो सेम इनका भी ओपिनियन सेम रहता हो। ठीक है, देखिए एगेंस्ट द क्लॉक। एगेंस्ट द क्लॉक का इसमें क्या टेक्निक लग रहा है, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। जैसे कोई भी चीज़, ठीक है, जो ऐसा आपको करना हो, समय आपको किसी चीज़ के लिए एक समय दिया जाता है और उस समय से पहले उस कार्य को करना हो, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। ठीक है, ये तो सिंपल है, बात से भी पता चल रहा है कि जैसे कि कोई भी काम है, ठीक है, जो आपको समय, सपोज दैट कोई समय दिया गया कि आपको आज 12 बजे तक इस काम को कंप्लीट करना है, और आपने क्या किया, 10 बजे ही अपने काम को कंप्लीट कर दिया, जस्ट उसी को बोलते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। ठीक है, किसी, अब इसको हम हिंदी में अच्छे से लिख लेते हैं, किसी किसी तय समय में जो कार्य है, कार्य को पूरा किसी तय समय में कार्य को क्या करना है, पूरा करने की क्या हो, जल्दबाजी हो। ठीक है, हिंदी एरर हो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी एरर को लेकर गुस्साना नहीं है, इंग्लिश एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इंग्लिश मीनिंग भी आप लिख लीजिए। हेस्ट, हेस्ट का मतलब क्या होता है, हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी। ठीक है, इसका मतलब होता है जल जल्दबाजी। साइनो भी आपका होते चल रहा है, साइनो भी याद करते चलिए। हेस्ट, ठीक है, हेस्ट टू व्हाट, कंप्लीट, कंप्लीट और टास्क, टास्क कितने देर के अंदर में, विद इन गिवन, सॉरी रुक जाइए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं इसलिए देखिए बोर्ड भी घुसा जा रहा है, विद इन गिवन टाइम, यानी कि जो समय दिया गया है उससे पहले किसी कार्य को करने का जल्दीबाजी, उसी को बोलते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। यानी जो घड़ी तुम जो मेरे को समय दिए हो, मैं तुम्हारे विपरीत यानी उससे पहले ही करके तुमको दिखा दूंगा, इसी का मतलब होता है अगेंस्ट द क्लॉक। अब इसको एग्जाम्पल में फिट करके देखते हैं कितना मज़ेदार सेंटेंस बनता है। ठीक है, सपोज दैट कोई नेहा जी हैं, या सपोज दैट उनको हम सी ही लेते हैं, नाम लेंगे तो बहुत को बुरा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम सी ही लेते हैं। ठीक है, सी वाज रेसिंग। देखिएगा बहुत लोग बताइएगा हमको, वाज के साथ जनरली भी थ्री सब लोग लेते हैं, यहाँ पे भी फोर क्यों लिया गया, कमेंट करके बताइएगा। सी वाज रेसिंग व्हाट अगेंस्ट, अगेंस्ट द क्लॉक, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। उन्होंने क्यों भाग दौड़ कर रही है, किस लिए, टू फिनिश, टू फिनिश क्या, वर्क, काम को कंप्लीट करने के लिए वो भाग रही है। ठीक है, चलिए, वो जो है वो भाग रही है, आपके लिए नहीं भाग रही है, वो काम को कंप्लीट करने के लिए भाग रही है, ये बात ध्यान से, ठीक है ना, ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना है। चलिए अब हम बात देखते हैं क्या,
अलाइव एंड किकिंग, ठीक है। अलाइव एंड किकिंग, इसका मतलब देखते हैं पहले क्या होता है, ठीक। लोग बोलता है ना कि अभी हम सपोज दैट हम टेक्निक बता रहे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग ये नहीं होता है, दिल पे नहीं लेना है। अलाइव का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना अभी हम जिंदा हैं। किकिंग का मतलब है कि एकदम किक, कब किक हम कब करते हैं, किक का मतलब क्या होना है, मारना, पैर से मारना, ठीक है। तो पैर से हम लोग कब मारते हैं, लाइफ का मतलब तो समझ गए जिंदा, ठीक है। किक का मतलब क्या हो गया, मारना। कब मारिएगा आप, जब आप स्वस्थ रहिएगा तब, यानी कि जब आप स्वस्थ रहिएगा और एक्टिव रहिएगा तब आप अलाइव एंड किकिंग इसका मीनिंग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको लेते हैं हिंदी मीनिंग, पहले ले लेते हैं इसका। अलाइव एंड किकिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सक्रिय। सक्रिय होना, और क्या होना, सक्रिय के साथ साथ में अगर आप हेल्दी हैं यानी स्वस्थ हैं तभी आप किसी को लतिया सकते हैं, है ना। चलिए, यानी कि इसको हम कैसे ले, एक्टिव, एक्टिव एंड हेल्दी। एक्टिव एंड हेल्दी, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं ना, बीमार पड़ने के बाद हम लोग क्या होते हैं, अलाइव एंड किकिंग यानी कि सक्रिय और एक्टिव एंड हेल्दी होते हैं, ठीक है। बीमार पड़ने के बाद जब हम लोग रिकवर कर लेते हैं बीमारी से, तो उस समय हम लोग क्या फील करते हैं कि हम लोग क्या है, एक्टिव हैं और हेल्दी हैं, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या लें, आई हैव, आई हैव फुली रिकवर्ड, रिकवर्ड फ्रॉम किससे, फ्रॉम illness, from illness, and now I feel, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, now I feel, यहाँ से अपना आइटम लगा दीजिए, alive and kicking, ये इसका मतलब हो गया एक्टिव एंड हेल्दी हम फील कर रहे हैं। अब इसके जगह पे हम एक्टिव एंड हेल्दी भी लगा कर सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये लगा करके सेंटेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, ऑल एंड सन्ड्री, ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग पहले देखिए क्या होता है। ऑल एंड, ऑल से पता ही चल रहा है ना, सभी, सभी, ठीक है, सभी। सन्ड्री, सन्ड्री का मतलब आप याद कीजिए, संडे, संडे टेक्निक है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं टेक्निक है, दिल पे नहीं लेना है इसको, बस हम आपको याद कैसे करें ये हम सोच करके टेक्निक बना रहे हैं। ऑल का मतलब हो गया सभी, और संडे का मतलब हो गया संडे यानी कि रविवार। तो रविवार को हम लोग जितने भी सारे सब्जेक्ट पढ़े रहते हैं उसका क्या करते हैं हम लोग, रिवीजन करते हैं। तो ऑल एंड सन्ड्री, ठीक है। तो ये काम सभी लोग करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सभी लोग क्या करते हैं, संडे को जो भी पढ़ा हुआ रहता है उसको क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इस टेक्निक से क्या पता चला, सभी लोग, ऑल व्हाट पीपल, ठीक है। तो ये तो आसान है, इस पे तो छोड़ भी देंगे तो आप लोग इंग्लिश सेंटेंस इस पे बना लीजिएगा। जैसे आजकल बहुत सारा टेक्स्ट पे टेक्स्ट, टेक्स्ट पे टेक्स्ट लाया जा रहा है, जो कि सब लोग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इतना टेक्स्ट पे टेक्स्ट, ठीक है। द न्यू टेक्स्ट इज गोइंग टू, is going to hit
हीट ऑल पीपल लिख दीजिए, और हमको जो कि यूज़ करना है ना, तो हम आइटम को यूज़ करके बताना है ना, तो ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है इसको, ठीक है। यानी कि जो न्यू टेक्स्ट हो रहा है, जो न्यू टेक्स्ट जो है वो क्या कर रहा है, सबको, सभी लोगों को हिट करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो ईज है, फिर भी हम सेंटेंस में बता रहे हैं कि जो नया टेक्स्ट है वो सबको हीट करेगा, हम फ्यूचर का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों कर रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है, इज गोइंग टू ये क्या है। ठीक है, इज गोइंग टू ये क्या है, कहने का मतलब है ये, मतलब क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलिए, और इज गोइंग टू के जगह पे इस सेंटेंस में और हम क्या लिख सकते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, एकदम दबा कर लाइक शेयर करते रहिए। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है, ऑल ईयर्स। ठीक है, इसको भी हम एक टेक्निक से याद करते हैं, ऑल ईयर। सभी का कान जो होता है कुछ ना कुछ सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, कि कुछ कहीं से सुनने को मिले, कुछ अच्छा न्यूज़ सुनने को मिले। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद करें, सुनने। ठीक है, सुनने को पूरी तरह क्या, सुनने को पूरी तरह उत्सुक होना। ठीक है, इसको इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, तो इंग्लिश मीनिंग होगा वेरी ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। वेरी ईगर टू लिसन, तो सबको पता ही होगा, वेरी ईगर टू लिसन। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल कैसे लें हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कहानी, दादी लोग का कहानी या फिर बहुत सारे कहानी को हम लोग को सुनने के लिए एकदम हम लोग क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। तो उसी पे एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, किसी का भी कहानी सुनने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, अरे भाई तुम अपने वाली का कहानी बताओ। तो बताने से पहले हम लोग के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है, अरे, तो इसी पे लेते हैं। ठीक है, हीज, जैसे हीज, ये अपने दोस्त के लिए हम ले लिए, कि ज़्यादातर तो दोस्त का कहानी सुनने में मज़ा आता है ना, कि तेरी वाली कैसी है, क्या है, तो हीज इसलिए ले लेते हैं। ठीक है, हीज नैरेटिव। ठीक है, नैरेटिव का मतलब ये होता है, नैरेटिव का मतलब होता है कहानी। नैरेटिव का मतलब क्या होता है, कहानी। हिज नैरेटिव वाज सो इंटरेस्टिंग, so interesting that I was all ears का मतलब क्या हो गया, इतना इतना ज़्यादा मैं उत्सुक हूँ तुम्हारे कहानी सुनने के लिए। ठीक है, ईयर टू लिसन द होल स्टोरी, होल स्टोरी। कहने का मतलब ये है कि उसका कहानी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि मैं सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा, पूरे कहानी को सुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्या था, इंटरेस्टेड था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था। ऑल एंड ईयर के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, वेरी ईगर टू लिसन। ठीक है, तो जहाँ सेंटेंस में कन्फ्यूज़न लगे वहाँ पे हम इसका मीनिंग यूज कर सकते हैं, ताकि पता चले कि हाँ हम सही यूज कर रहे हैं या फिर गलत यूज कर रहे हैं। इसी तरीक़े से नेक्स्ट देखा जाए,
ऑल ग्रीक। चलिए, ऑल ग्रीक का मतलब क्या होता है? ग्रीक का मतलब होता है ना, जैसे कोई भी वर्ड होता है उस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ वर्ड है, ठीक है। तो ग्रीक का मतलब क्या होता है? अनजान, यानी ग्रीक का मतलब होता है अनजान, अनजान, ठीक है, अनजान, ठीक। अनजान का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनोन, के एन के सॉरी यू एन के एन ओ डब्लू एन, ठीक, अनोन, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, इसमें तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे सपोज दैट आजकल जो पॉलिटिक्स हो रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स हो रहा है, वो क्या है? मिडिल क्लास के लिए वो सब अनजान है, ठीक है। तो जैसे कि पॉलिटिक्स इज ऑल ग्रीक फॉर द मिडिल क्लास, ठीक है। मिडिल क्लास के बस की बात ही नहीं है, मिडिल क्लास के लिए एक अनजान सा, ठीक है, पॉलिटिक्स एक अनजान चीज़ है, ठीक है। ऑल वन, ऑल वन का मतलब क्या होता है? ऑल वन मतलब कहने ही से पता चल रहा है कि सब कुछ क्या है? इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है, समान है। क्या है? समान है, कोई अंतर ना हो, ठीक है, जिसमें कोई अंतर क्या हो? इसमें कोई भी अंतर नहीं हो, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या लिख देंगे? नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल में कैसे लेंगे? जैसे सपोज दैट आप घर से बाहर निकलिए, पढ़ने के लिए निकले, तो अब हम घर से जब बाहर निकल गए, तो अब हम दिल्ली रहें या मुंबई रहें, घर के लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हम बाहर निकल चुके हैं। तो दिल्ली रहे फिर भी हम अपने घर के पास नहीं है, मुंबई रहे फिर भी हम अपने घर के पास नहीं है, तो उससे घर के लोगों को क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप बाहर हैं तो बस बाहर है, चाहे दिल्ली हो या पटना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उस पर एक एग्जांपल लिया जाए, इट इज, ठीक है, ऑल वन। ऑल वन का मतलब हो गया इट इज़ नो डिफरेंस, ठीक है, फॉर मी। ये पेरेंट्स बोल रहे हैं, इट इज़ नो डिफरेंस फॉर मी, या फिर इट इज़ ऑल वन फॉर मी वेदर वेदर यू लिव इन वेयर, कहाँ लिख दिया जाए? सपोज दैट अपना कैपिटल टू कैपिटल लिखते हैं ना, मज़ा आएगा। लिव इन पटना टू दिल्ली, ठीक है। यानी गार्जियन के लिए हम लोग इसका मतलब समझ लीजिए, वो तो समझा दिए, इट इज़ ऑल वन, या फिर यहाँ पे ऑल वन की जगह पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, नो डिफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल वन फॉर मी, मेरे लिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं है, तुम दिल्ली हो या पटना रहो, ठीक है। चलिए, आज का लास्ट है और मज़ेदार है, ये लास्ट है बट मज़ेदार है। अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? देखिए, अल्टर का मतलब होता है ना, इसको याद करने के लिए टेक्निक देखिए। अल्टर का मतलब क्या होता है? जनरली हम लोग का दोस्त जो होता है ना, 5 गो में तो 3 गो जरूर अल्टर होगा, ठीक है ना। तो अल्टर का मतलब ही हो गया अल्टर, तो अल्टर का मतलब हो गया, समझ लीजिए कौन अल्टर होता है? दोस्त अल्टर होता है, अल्टर ईगो, ठीक है। तो इससे आप समझ लीजिए अल्टर होता है फिर भी हमारे बहुत नज़दीक होता है, बहुत, हम उससे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है, बुरा है फिर भी मेरा
दोस्त है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं, बहुत बहुत नज़दीकी दोस्त, बहुत नज़दीकी दोस्त, ठीक है। यानी कि ऐसे इसको वेरी क्लोज, तो इसमें समझ गए। तो इसका एग्जांपल तो एकदम इजी है, छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, आप लोग खुद से बनाएंगे एग्जांपल इसका। चलिए बात एग्ज़ाम का है तो एक हम लिख ही देते हैं। आप लोग का जो जो दोस्त होगा उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसका नाम सपोज दैट हम मोनू लिख लेते हैं। मोनू इज़ माई अल्टर ईगो, ठीक है। और फ्रेंड नहीं लिखना है, क्योंकि अल्टर ईगो का मतलब ही होता है वेरी क्लोज फ्रेंड, इसलिए फ्रेंड अलग से नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे इसको देखिए, जैसे हम बोले ना इसको चेक करना हो सेंटेंस में, तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे अल्टर को हटा दीजिए, ठीक है, और इसको या करके ऐसे लिख दीजिए, उससे पता चल जाएगा मोनू इज माई वेरी क्लोज फ्रेंड। अब बताइए, इसमें अगर आप फ्रेंड लिखते हैं तो ऑलरेडी तो ये एगो फ्रेंड आइए गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी फ्रेंड आ गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रुक जाइए, हम अभी बता रहे हैं, फ्रेंड तो यहाँ पे ऑलरेडी आ ही गया। अगर आप फ्रेंड फिर से लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड आ गया ना पहले से, क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है वेरी क्लोज फ्रेंड। अगर फिर से आप फ्रेंड लेते तो दो को फ्रेंड हो जाता, तो हम लोग को ज़्यादा फ्रेंड नहीं लेना है, इसमें फ्रेंड लेना ही नहीं है, ठीक है। अल्टर ईगो का मतलब है होता है वेरी क्लोज फ्रेंड। चलिए ठीक है, चलिए आज का सेवा समाप्त करते हैं। और आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, बस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का जो मज़ा मिलेगा आपको पेड क्लास में मज़ा नहीं मिलेगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। और क्लास अच्छा लगे तो दबा कर लाइक शेयर कीजिए, और बस यही सेवा आप दीजिए, फिर हम आपको सेवा देते हैं। और अभी तो इसमें ग्रामर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ग्रामर का क्लास लाएंगे तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल का क्लास हो या फिर कुछों का क्वेश्चन हो, आप धुआं झाड़ के रख दीजिएगा। पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। बोलते कम है, करते ज़्यादा है, तो इसलिए कम बोल रहे हैं। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, और अगर कमेंट करके आप लोग कुछ रिप्लाई बताइए क्या किया जाए। मेंस के लिए एक लेटर का सोच रहे थे कल आप लोग के लिए लाने के लिए, तो नहीं हो तो हम कल लेटर का जो फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ये सब सारे चीज़ को हम कल ले करके आते हैं, ठीक है। तो मैं भी कल का जो क्लास होगा वो ये आइटम एंड फ्रेज का सस्पेंड करके हम लेटर पे ले करके आए, या फिर दोनों क्लास ले करके आए, ठीक है। तो ये हम आपको दोनों बता देते हैं, पहले आप रेडी रहिएगा। चलिए, ख्याल रखिए, ठंडा में बच के रहिए, और ज़्यादा ऑनलाइन क्लास कीजिए, बाहर कहीं नहीं जाना है, कहीं पैसा नहीं फंसाना है, सब कुछ यहाँ से कवर होगा एक ही प्लेटफॉर्म से, इसी से इसका नाम है 360। यहाँ पे A to Z सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा, आप क्लास करके देखिए फिर बात कीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट।